नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। ठीक है ना। देखिए, निषेचन होता क्या है। सिंपली निषेचन कहते किसको है। तो जब अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु बोले तो मादा वाला और शुक्राणु पिता यानी कि पुरुष वाला, तो अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में संयोग करते हैं, मीट करते हैं, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, उसी हम लोग निषेचन कहते हैं। यानी अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने की क्रिया जो होती है ना, वही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है। अभी के निषेचन होता कहते हैं, तो होता क्या है कि जब शुक्राणु जो होता है, ठीक है ना, शुक्राणु अस्खलित होता है। ठीक है, शुक्राणु क्या होता है, अस्खलित। शुक्राणु का फिगर कैसा होता है, वो कुछ इस ढंग से होता है। ठीक है, इस ढंग से होता है। ये शुक्राणु है, क्या है, शुक्राणु। ठीक है ना। और अंडाणु ऐसा गोल, इसमें इसको पूंछ कहते हैं और ये सिर होता है ना। क्या होता है, सिर। तो होता क्या है कि जब मादा की योनि में शुक्राणु स्खलित होता है, ठीक है, मादा की योनि में जब शुक्राणु क्या होता है, स्खलित होता है, तो वो स्खलित होकर के योनि में धीरे धीरे फेलोपियन नलिका तक पहुंचता है। कहाँ पहुंच जाता है, फेलोपियन नलिका, जो मैंने कल आपको बताया था, फेलोपियन नलिका तक। ठीक है ना। तो यहां तक पहुंचता है, फेलोपियन नलिका तक। और उधर से मादा का जो अंडाणु होता है वो भी इस जगह पर आता है, फेलोपियन नलिका पर आता है। जब अंडाणु से शुक्राणु, ठीक है ना, जब ये शुक्राणु होता है ना, वो पूंछ से गति करता है और एक बार में तो कई सारे, कई हजारों या कई लाखों की संख्या में स्खलित होता है। लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कुछ ही ऐसे शुक्राणु होते हैं जो कि फिलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, कुछ ही ऐसे शुक्राणु होते हैं जो क्या होते हैं, फिलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं। और उनमें से भी एक शुक्राणु ऐसे होते हैं जो एक अंडाणु के साथ निषेचित हो पाते हैं। कितने, एक। लेकिन होता क्या है कि जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, फेलोपियन नलिका तक जब जाता है, तो आधा, कई सारे ऐसे होते हैं जो पीछे ही नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ कई सारे पहुंच भी जाते हैं फेलोपियन नलिका तक, लेकिन अंडाणु से निषेचित एक हो पाते हैं। इस दौरान जो शुक्राणु है, इसकी जो गति होती है वो 100 माइक्रोमीटर के करीब होती है गति। इसकी कितनी, 100 माइक्रोमीटर के करीब गति होती है। और फेलोपियन नलिका तक 12 घंटे तक ये जीवित रहता है। इसी 12 घंटे के दौरान, इसी 12 घंटे के दौरान ये जो शुक्राणु है अंडाणु से निषेचित हो पाता है। अगर इस 12 घंटे के दौरान शुक्राणु निषेचित नहीं हो पाया अंडाणु से, तो यह भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो निषेचन में क्या होता है कि अंडाणु से शुक्राणु निषेचित होने की क्रिया, मतलब आपस में मिलने की क्रिया, जिससे कि भ्रूण का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग निषेचन कहते हैं। कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका में होता है। ठीक है ना, फेलोपियन नलिका में होता है। शुक्राणु की गति कितनी हो, तो 100 माइक्रोमीटर के आसपास इसकी गति होती है बढ़ने की, और पूंछ के सहारे आगे की ओर बढ़ती है, फेलोपियन नलिका तक जाती है। ठीक है, और वहां पे जाकर के 12 घंटे तक जीवित रहती है। एक साथ कई सारे पहुंचते हैं, लेकिन निषेचित एक ही हो पाता है। ठीक है ना। और इसके बाद कि अगर अंडाणु निषेचन ना कर पाए, ठीक है, यदि अंडाणु निषेचन ना कर पाए शुक्राणु से, ठीक है ना, 100 यहाँ पे माइक्रोन लिखा है, माइक्रोन पर
प्रति मिनट, है ना, 100 माइक्रोन प्रति मिनट, है ना, यानी 1 मिनट में मात्र 100 माइक्रोन ही क्या हो पाएगा, वहां पे गति कर पाएगा ये, ठीक है, और 12 घंटे तक जीवित रह पाएगा, ठीक है। अगर अंडाणु निषेचित ना हो तो उसके बाद क्या होगा, तो देखिए अगर अंडाणु निषेचित ना हो तो निषेचित ना होने के बाद क्या होता है कि अंडाणु जो होता है नष्ट हो जाता है, अंडाणु क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। देखिए स्त्रियों में जो लैंगिक चक्र होता है और अंडाणु न निषेचित होने की क्रिया के बाद, ठीक है, स्त्रियों में यौवनारंभ अर्थात प्यूबर्टी जो कि 10 से 12 साल के एज में, पहले भी बताया कि 10 से 12 वर्ष में क्या होता है, यौवनारंभ किशोरावस्था आ जाता है, तो 10 से 12 वर्ष के एज में ही ये शुरू होता है। इस एज में क्या होता है कि नारी जो है, स्त्री जो है, वह माँ जनन करने की क्षमता यानी माँ बनने की क्षमता को प्राप्त कर लेती है, ठीक है ना। और इनके जो आंतरिक अंग होते हैं, जो आंदरूनिक अंग होते हैं, उन अंगों में कुछ क्रियाएं होती है ना। इनके आंतरिक अंगों में क्या होती है, कुछ क्रिया होती है, ठीक है, जिस क्रिया की वजह से, ठीक है ना, मासिक चक्र, ठीक है ना, क्या होता है, मासिक चक्र, उसे हम लोग मासिक धर्म, रज्जोधर्म, मासिक स्राव ये सब कहते हैं, और ये चक्र 28 दिन, ठीक है ना, 28 दिनों पर पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, 28 दिनों पर पुनरावृत्ति होता क्या है कि देखिए एक्चुअली में जब मासिक धर्म आता है, ठीक है ना, मासिक धर्म, ठीक है ना, मासिक धर्म जो होता है या जिसे हम लोग मासिक चक्र भी कहते हैं, ये इसकी पुनरावृत्ति 28 दिनों पर होती है, ठीक है ना। जैसे एक तारीख को अगर मासिक चक्र आया किसी स्त्री में, तो अगला जो होगा वो 28वीं तारीख को आएगा। इस टाइम के दौरान जो होता है 14वें दिन अर्थात बीच वाला दिन, है ना, 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन क्या होता है कि एक अंडाणु, ठीक है ना, उनके अंडाशय से, कहां से, अंडाशय से, ठीक है, अंडाशय से निकलता है, एक अंडाणु क्या होता है, अंडाशय से निकलता है और वो फेलोपियन नलिका तक, कहां तक पहुंच जाता है, फेलोपियन नलिका तक पहुंचता है, और इधर से कौन, शुक्राणु फेलोपियन नलिका तक पहुंचता है। अगर ये निषेचित नहीं हुआ, ठीक है, अगर 14वें दिन, देखिए लगभग ये 36 घंटे तक कौन जीवित, 36 घंटे तक जो आपका अंडाणु होता है वह जीवित होते हैं, ठीक है ना। फिलोपियन नलिका में इनकी जो जीवन काल होती है वो लगभग 36 घंटे होती है, उसके बाद ये डेड हो जाता है, मर जाता है। अब होता क्या है मासिक धर्म में कि ये 14वें दिन तो निकला, फेलोपियन नलिका तक गया, अगर ये शुक्राणु से निषेचित ना हो पाया तो ये मर जाएगा, डेड कर जाएगा। लेकिन इस क्रिया के दौरान होता क्या है कि गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, गर्भाशय की दीवार क्या होती है, मोटी होने लगती है। क्यों कि अगर अंडाणु निषेचित होगा तो भ्रूण का विकास होगा, अंडाणु निषेचित होगा तो क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा, और भ्रूण के विकास के वक्त चूंकि गर्भाशय की दीवार मोटी होनी चाहिए, अगर पतली रहेगी तो हो सकता है कि वो टूट जाए, फूट जाए, इसलिए वो मोटी हो जाती है, ठीक है। तो उस दौरान गर्भाशय की दीवार मोटी होती और ये अंडाणु अगर निषेचित हो गया तो भ्रूण का विकास होगा, उसके बाद फिर भ्रूण जो है धीरे धीरे शिशु में बनेगा, अगर नहीं होता है तो ये डेड कर जाता है। उसके बाद 14वें दिन के बाद, ठीक है ना, फिर अगला 14 दिन, है ना, अगला 14 दिन क्या होता है कि ये मरा हुआ शुक्राणु, सॉरी मरा हुआ कौन, अंडाणु, और इसके साथ साथ जो गर्भाशय की दीवार होती है जो मोटी हो जाती है वो टूटती है, ठीक है ना, और कुछ रक्त के कण ये सब एक साथ मिल करके, ठीक है ना, योनि के सहारे शरीर से बाहर निकलते हैं, शरीर से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसी को हम लोग मासिक धर्म कहते हैं,
या मासिक चक्र कहते हैं, रज्जोधर्म कहते हैं, जिस भी नाम से जानते हैं वो कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। इस अवस्था को हम लोग यौवनारंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौवनारंभ। इस अवस्था को यौवनारंभ कहते हैं। ठीक है ना। इसकी पुनरावृत्ति कितने दिनों की? 28 दिनों की होती है। ठीक है। और ये जो आपका होता है मासिक धर्म, ठीक है, ये मासिक धर्म लगभग 3 से 5 दिनों तक 3 से 5 दिनों तक रहता है। ठीक है ना। मासिक धर्म कितने दिनों तक रहता है? 3 से 5 दिनों तक रहता है। ठीक है। अब है इसके बाद जनन और स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है ना। हाँ, जब ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, मासिक धर्म खत्म हो जाएगा, फिर से वही क्रियाएं दोहराई जाएंगी। ठीक है ना। फिर से वही क्रियाएं क्या होगी? दोहराई जाएंगी। फिर से अगर निषेचित नहीं हुआ अंडाणु तो फिर से वही मासिक धर्म। ठीक है। तो ये क्रिया चलती रहती है। अब इसके बाद है जनन और स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, जनन और स्वास्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। हमारे यहाँ अंधविश्वास में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग लज्जा के कारण डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते, है ना। तो कह रहा है कि जनन और स्वास्थ्य का तात्पर्य उन आदतों से है, ठीक, और व्यवहारों से है जिससे कि सीधा प्रभाव मानव के व्यक्तिगत शारीरिक, ठीक है ना, स्वास्थ्य पर पड़ता है। इट मीन्स कि आपका आदत किस प्रकार का है, आपका बिहेवियर किस प्रकार का है, इससे मानव के शरीर और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा है तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा, खराब है तो बिल्कुल ही खराब पड़ेगा। ठीक है ना। अस्वास्थ्यकर आदत कई प्रकार की, अगर अस्वास्थ्यकर आदत है तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ठीक है ना। और जो केवल विपरीत लिंग वाले को नहीं, बीमारी भी ऐसी हो सकती है कि ऐसा नहीं है कि अगर वो बीमारी आपको है तो आपके विपरीत लिंग वाले साथी को होगा, है ना, उनसे उत्पन्न, ठीक है, संतान को भी हो सकता है ये बीमारी, है ना। तो अस्वास्थ्यकर आदत जो होता है आपको तो बीमार करता ही करता है, आपके साथी को भी बीमार करता है, उसके साथ साथ आपके आने वाले जो जनरेशन है ना उसको भी बीमार कर देता है। तो अस्वास्थ्यकर आदतें जो है ना वो अच्छी नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें लगभग 2 पीढ़ी बीमार हो जाता है। हो सकता है कि उनके भी आने वाले संतान में भी ये बीमारियां आ जाए। ठीक है। इसमें सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले तो जिस प्रकार से हम शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर से सलाह लेते हैं, डॉक्टर से दिखाते रहते हैं, है ना, तो उस प्रकार से जननांगों को भी, है ना, हमारे शरीर के अन्य पार्ट की तरह जननांग को भी समझना चाहिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये कभी कोई लज्जा की बात नहीं होती। बहुत सारी गांव देहात में होता क्या है ना कि लोग लज्जा के कारण गोपनीयता समझते हैं कि ये गोपनीय रखने वाला वस्तु है। ऐसा है नहीं। ठीक है ना। लज्जा के कारण डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, उसको छुपा के रखना चाहते हैं, और इस कारण से होता क्या है कि वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं कि बहुत ही अलग टाइप के ऐसे बीमारी हो जाते हैं उस कंडीशन में जिससे कि फिर बचना मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से हम शरीर के अन्य पार्ट्स को ट्रीट करते हैं, डॉक्टर से समय समय पे अगर कुछ भी होता है तो इलाज करवा लेते हैं, दिखा लेते हैं, उस प्रकार से हमारे जनन अंग भी है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूरी होता है। ठीक है ना। डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, डॉक्टर से बात कर ले। ठीक है ना। और ऐसा नहीं करने से समाज में भी कई प्रकार की भ्रांतियां फैल जाती है, जिसके परिणाम, जो बुरे परिणाम होते हैं ना, वो परिवार उसके साथ साथ परिवार के सम्मान पर भी पड़ता है। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, जननांगों से संबंधित प्रॉब्लम है, तो लज्जा वाली बात नहीं है, डॉक्टर से उसको संपर्क कर लेना चाहिए। अब कुछ रोग ऐसे होते हैं इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक संचारित रोग। ठीक है ना। लिखा है कि यौन संबंध से होने वाले जो संक्रामक रोग है, ठीक है, यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक संचारित रोग कहा जाता है। यानी कि एक लिंग वाले से दूसरे लिंग वाले में रोग का
संक्रमण हो जाना, फैल जाना, इसी को हम लोग लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे कई तरह के रोगाणु भी होते हैं जिनके द्वारा ये रोग फैलते हैं। ऐसे रोगाणु मनुष्य की योनि, मूत्राशय जैसे जननांग या मुख या गुद्दा, ठीक है ना, जैसे स्थानों में नम और उष्ण वातावरण में फैलते हैं। ठीक है, नम और उष्ण यानी हल्की सी गर्मी और नमी वाले स्थान में ये जो रोगाणु होते हैं वो फैलना शुरू होते हैं। ठीक है, तो ऐसे रोग उन व्यक्तियों में होने की संभावना अधिक होता है जो कि एक से अधिक व्यक्तियों के साथ, है ना, या एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, उनमें लैंगिक संचारित रोग होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। इसमें भी कुछ ऐसे रोग हैं जो कि बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। तो देख लेते हैं हम लोग कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है, वायरस के द्वारा कौन सा होता है और प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, है ना। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग, तो इसमें जो रोग होता है बैक्टीरिया में वो होता है एक तो गोनोरिया, गोनोरिया नामक बीमारी, सिफिलिस, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस, और एक आपका है सर्विसाइटिस, सर्विसाइटिस। ठीक है, ये जो रोग है ना गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस, ये रोग आपको ये जीवाणु के द्वारा अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा लैंगिक संचारित रोग है। ये लिंग में होने वाला रोग है और ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है ना, एक से दूसरे में भी फैलता है, तो बैक्टीरिया संचारित हो जाता है ना, एक से बैक्टीरिया दूसरे में चला गया, जैसे गोनोरिया का है, सिफिलिस का है, यूरेथ्राइटिस का और सर्विसाइटिस का। ठीक है ना। दूसरा है वायरस के द्वारा। ठीक है, वायरस, ठीक है, वायरस के द्वारा, तो वायरस के द्वारा सर्विकस कैंसर होता है, सर्विकस कैंसर। ठीक है, सर्विकस कैंसर, हर्पिस, हर्पिस और एड्स, एड्स। ठीक है ना। ये तीन बीमारी और भी होते हैं लेकिन बेसिकली ये तीन बीमारी सबसे ज्यादा फोकस रहता है। एक तो सर्विकस कैंसर जो मादा योनि में होता है, ठीक है ना, जो कैंसर मादा योनि में होता है उसे सर्विकस कैंसर कहते हैं। हर्पिस और एड्स, एड्स को हम लोग HIV भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? HIV, ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया HIV, ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस करके होता है HIV। इसको HIV एड्स भी कहा जाता है, HIV एड्स कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपका एक खतरनाक बीमारी है। HIV एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना, एड्स का कोई इलाज नहीं। ये जो कैंसर है, कोई भी प्रकार का कैंसर, यहाँ तो सर्विकस कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तक कैंसर का भी कोई इलाज नहीं है। बस इसके रोकथाम किए जाते हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं होता। इसको रोकथाम करने के लिए क्या होता है कि कीमोथेरेपी होता है। ठीक है ना, या फिर ऑपरेशन करके जिस जगह पे कैंसर होता है उस जगह को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। लेकिन ऑपरेशन करके निकालने के बाद भी कैंसर ठीक नहीं होता। आने वाले टाइम में कैंसर उस जगह पे ना हो करके किसी शरीर के अन्य पार्ट में कैंसर फैल जाता है। तो कैंसर भी बहुत खतरनाक बीमारी है। और दूसरा ये खतरनाक इसलिए हो जाता है कि सर्विकस में हो जाता है अर्थात योनि में हो जाता है, इसलिए भी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये जो सर्विकस कैंसर है कभी ठीक नहीं होता। ठीक है ना, वायरस के द्वारा होता है। हर्पिस और एक HIV, तो HIV का अभी तक भी इलाज नहीं मिला है। इसमें क्या होता है कि आपको हमेशा बुखार जैसा रहेगा, शरीर पतला दुबला होते जाएगा, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, कई प्रकार की इसमें इसकी लक्षण है ना, लक्षण है। तो ये सब आपकी जो बीमारी है
ये वायरस के द्वारा होने वाले। अगला है प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है ना। प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है, तो प्रोटोजोआ से होता है ट्राइकोमोनिया, ट्राइकोमोनिएसिस, ठीक है ना। बेसिकली ये बीमारी ट्राइकोमोनिएसिस बीमारी, ये कह रहा है स्त्रियों के मूत्र जनन नलिका में एक प्रकार का प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला जो रोग है उसका नाम ट्राइकोमोनिएसिस है। खासतौर से किसमें होता है, स्त्रियों में होता है, ठीक है ना। तो ये आपका, ये जो है आपका ना तीन बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ परजीवी हो गए जिनकी वजह से जो लैंगिक संचारित रोग है या यौन संबंधित रोग है ना वो होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस, सर्विकस कैंसर, हर्पिस, एचआईवी और ट्राइकोमोनियसिस। ये सारे बीमारी बहुत ही खतरनाक है ना। अतः इसलिए ही कहा जाता है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि हमारे जो अंदरूनी पार्ट है, गुप्तांग है जिसको बोलते हैं, या जनन अंग है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे सीधे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, है ना। इसको लज्जा वाली बात नहीं समझनी चाहिए, ठीक है। ये अच्छी आदतों में आएगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, बाकी तो बुरी आदतें हैं ही, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है ना वो है जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। क्या है, जनसंख्या नियंत्रण। देखिए मानव जो होता है असीमित जनन क्षमता रखता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि मानव में जितना चाहे उतना, ऐसा माना जाता है कि मानव जो है ना असीमित कई सारे संतान को जन्म दे सकता है। इससे क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी। इसी की रोकथाम को हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। रोकथाम कैसे करेंगे, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे उपकरण आ गए हैं, केमिकल्स यानी कि दवाइयां हैं या निरोध है, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल में रखते हैं। लिखा है कि ज्यादा परिवार होने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। अगर परिवार बड़ा है तो कई प्रकार की समस्याएं होंगी, जैसे रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, है ना, और कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। लिखा है कि परिवार के संतानों की जो संख्या है उसको सीमित रखने के लिए कई प्रकार के आवश्यक योजनाएं बनाई भी गई हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, बनाई जाती रहती हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवार नियोजन। संख्या को सीमित रखना क्या कहलाता है, परिवार नियोजन। एक नियोजित ढंग से परिवार को रखना, ठीक है ना। परिवार नियोजन के कई उपाय हो सकते हैं, है ना, जैसे प्राकृतिक विधि। कौन सी विधि, प्राकृतिक। देखिए क्या है कि प्राकृतिक विधि है, ठीक है ना। कह कि अगर कुछ दिनों तक संभोग को रोक दिया जाए, कब रोक दिया जाए, जिस समय में अंडाणु अंडाशय से निकल के फैलोपियन नलिका में पहुंचती है, अगर यानी कि 14वें दिन, तो 14वें दिन की 2-3 दिन पहले, इट मीन्स की 12 से लेकर के अगर 17-18 दिनों के बीच तक, यानी एक सप्ताह के टाइम ट्रेवल, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए शुक्राणु फैलोपियन नलिका में 12 घंटे तक जीवित रहता है और अंडाणु जो है लगभग 36 घंटे तक जीवित रहता है, ठीक है ना। तो अगर
उस कंडीशन में या उस टाइम में कुछ दिनों के लिए संभोग को रोक दिया जाए, यानी कि यौन संबंध नहीं बनाया जाए, ठीक है ना, संबंध नहीं बनाया जाए, तो इससे क्या होगा कि अंडाणु निषेचित नहीं होगा, और अंडाणु निषेचित नहीं होगा तो भ्रूण का विकास नहीं होगा, ठीक है। तो ये उपाय कर करके, अर्थात प्राकृतिक विधि में क्या है कि यौन संबंध को यानी कि संभोग को रोक देने से ही क्या हो जाएगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, अंडाणु ही निषेचित नहीं होगा। तो पहला विधि हो गया। दूसरा है यांत्रिक विधि, ठीक है, क्या है, यांत्रिक विधि, है ना। यांत्रिक विधि क्या है समझिएगा। इन दिनों पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, जिससे क्या हो कि अंडाणु का निषेचन ना हो सके, स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी, ठीक है ना। पुरुषों के लिए यांत्रिक विधियों में बेसिकली कॉन्डम सबसे सरल उपाय है, ठीक है ना, और प्रभावी भी उपाय है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि वीर्य जब स्खलित होता है तो वो मादा की योनि में ही जाता, जिसके वजह से क्या होता है कि अंडाणु निषेचित नहीं होता। तो सबसे कारगर उपाय हो गया पुरुषों के लिए क्या, कॉन्डम। ये बहुत ही पतले रबर का बना होता है, रबर जैसे पतले पदार्थ का बना होता है, जिसको करना क्या होता है कि संभोग के पहले पुरुष अपने जो नर लिंग है अर्थात जो सीसन है उस पे चढ़ा लिया जाता है इसको, है ना, आवरण की तरह, ठीक है, एक प्रकार के आवरण की तरह इसको क्या कर लेता है, पहन लिया जाता है, लगा लिया जाता है, जिससे कि जब वीर्य स्खलित होता है शरीर से तो वो मादा की योनि में नहीं जा पाता, ठीक है ना। इसके इस्तेमाल से एड्स जैसे बीमारी से भी रोकथाम होती है, अर्थात कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, वो किसी और के साथ संभोग कर रहा है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ कर रहा है, तो उसको भी हो सकता है। अगर उस कंडीशन में वह कॉन्डम का इस्तेमाल करता है तो उसके पार्टनर को एड्स होने के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये तो पुरुषों के लिए था। स्त्रियों के लिए क्या है, तो स्त्रियों के लिए कई प्रकार के यांत्रिक उपकरण है, जैसे कि डायफ्राम, कॉपर टी और लूप, ठीक है ना। ये सब परिवार नियोजन के समान उपलब्ध है। आज के डेट में ये सभी यांत्रिक विधियों के अंतर्गत आता है और सब उपलब्ध हो जाता है। डायफ्राम कर किया क्या जाता है कि स्त्री की योनि में डाल करके जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के आगे जो ग्रीवा होती है ना, गर्भाशय के आगे, गर्भाशय के आगे जो ग्रीवा वाली पार्ट होती है ना, इसी को ब्लॉक कर दिया जाता है। डायफ्राम डाल करके इसको क्या किया जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब वीर्य स्खलित होता है योनि में, ठीक है, तो ये यहाँ से आगे की ओर अर्थात गर्भाशय और गर्भाशय के बाद फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कि निषेचन नहीं होता। कॉपर टी तथा लूप ये दोनों या तो प्लास्टिक, लूप ज्यादातर प्लास्टिक और कॉपर टी, है ना, प्लास्टिक और मेटल दोनों का बना हो सकता है ना, जिसे क्या करते हैं कि गर्भाशय में डाल देते हैं। और इसकी दीवार से अधिक मात्रा में ये होता क्या है कि जब कॉपर टी और आप लूप डाल देते हैं, गर्भाशय की दीवार में इसको लगा दिया जाता है, गर्भाशय की दीवार को बंद कर दिया जाता है, तो यहां से अत्यधिक मात्रा में, ठीक है ना, म्यूकस का स्राव होता है। म्यूकस वह लिक्विड होता है जो कि बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, जो क्या करता है कि शुक्राणु को खत्म कर देता है, शुक्राणु को क्या करता है, खत्म कर देता है, या अगर निषेचन हो भी गया तो ये भ्रूण को आरोपित नहीं होने देता, अर्थात भ्रूण को मार देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब हो गया यांत्रिक विधि। अब पूछे कि रसायन विधि, अगला क्या है, रसायन विधि। रसायन विधि करें कि इन विधियों में विभिन्न प्रकार के रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपाय किया जाता है, ठीक है ना। गर्भ निरोधक दवाइयां जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वही साधन हो गया, वो केमिकल से बना होता है, रसायन से बना होता है।
इसमें एक प्रकार का क्रीम भी आता है जो कि संभोग के पहले अगर मादा की योनि पे लगा दिया जाए तो वह शुक्राणु को नष्ट कर देता है। ठीक है ना। ये जो खासतौर से ये जो रसायन होते हैं ना, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन के बनाए जाते हैं, जो कि गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में भी मिलते हैं। ठीक है ना। क्रीम हो गया या कुछ दवाइयां होती है जो प्रोजेस्टेरोन और एस्टेस्टेरोन ये दोनों के मिश्रण से बना होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, दोनों के मिश्रण से बना हुआ, जो कि क्या करता है कि गर्भ निरोधक के रूप में भ्रूण को ही नहीं पनपने देता। ठीक है ना। तो आजकल गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में आने लग गया है, जो कि मासिक चक्र को भी बाधित कर देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं? मासिक चक्र को ही बाधित कर देते हैं और अंड उत्सर्जन नहीं होने देते, अर्थात कि अंडाणु का निर्माण ही रोक देते हैं। इससे क्या हो गया कि जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा कंट्रोल आएगा, नियंत्रण मिलेगा, है ना। अगला है सर्जिकल विधियां। सर्जिकल विधियां, इसके अंतर्गत किया क्या जाता है? देखिए, सर्जिकल विधि में आपने सुना होगा नसबंदी के बारे में। ठीक है। तो नसबंदी दोनों में होता है, पुरुषों में भी होता है और मादा में भी होता है, दोनों में होता है। ठीक है ना। तो जो सर्जिकल विधियां हैं वो स्त्रियों और पुरुषों दोनों में किया जाता है। पुरुषों वाले को नसबंदी, पुरुष नसबंदी, और मादा वाले को मादा नसबंदी कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें किया क्या जाता है कि जो पुरुष का नसबंदी, जो नसबंदी होता है उसमें शैल्य क्रिया के द्वारा, ठीक है ना, जो शुक्र वाहिका होती है जिसके जिससे कि शुक्राणु निकलती है ना, जो नलिका है शुक्र वाहिका, उसको काट दिया जाता है और काट करके उसे धागे से बांध दिया जाता है। ठीक है ना। काट के क्या किया जाता है? धागे से बांध दिया जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि शुक्र वाहिका कट गया और उसको जब बांध देता है तो जो शुक्राणु होंगे वो स्खलित ही नहीं होगा। ठीक है। शुक्राणु स्खलित नहीं होगा, तो जब स्खलित होगा ही नहीं तो मादा योनि में पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। इसी प्रकार स्त्रियों में भी शैल क्रिया किया जाता है, शैल चिकित्सीय क्रिया किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है कि जो फैलोपियन नलिका होती है उसे ही बांध दिया जाता है धागे से, है ना। पुरुषों में किसको? शुक्र वाहिका को, और स्त्रियों में फैलोपियन नलिका को। दोनों में ही, पुरुषों में काट के बांध दिया जाता है, स्त्रियों में डायरेक्ट उसको धागे से बांध दिया जाता है। इसी को हम लोग नसबंदी कहते हैं। इसके द्वारा होता क्या है कि जो शैल्य क्रिया के द्वारा आज के डेट में गर्भ में पल रहे भ्रूण का विकास निश्चित अवधि के अंदर योनि के रास्ते बाहर भी निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। आज के डेट में देखते होंगे कि बहुत सारे अबॉर्शन होता है। ठीक है। होता क्या है कि जब भ्रूण पल रहा है उसको शैल्य क्रिया के द्वारा माँ की योनि से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। योनि के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। इसे गर्भ का चिकित्सीय समापन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गर्भ का चिकित्सीय समापन। और ये हमारे देश में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। अबॉर्शन क्या है? कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त भी है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सी विधि? सर्जिकल विधि। अब लास्ट जो नंबर है ना, इसमें जो 5वां नंबर है वो है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता, जागरूकता। ठीक है ना। सामाजिक जागरूकता ये बहुत जरूरी है ना। हमारे यहाँ बहुत प्रकार का अंधविश्वास भी होता है। ठीक है ना। तो और दूसरा क्या है कि हम लोग के यहाँ ना बेटी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है ना, अकॉर्डिंग टू बेटियां। होता क्या है, किसी के यहाँ अगर मतलब बेटा नहीं है तो वो बेटे के चाव में बच्चे को जन्म देते जाते हैं। होता क्या है ना कि उनको बेटा तो होता नहीं बल्कि बेटियां ही जन्म लेती जाती है। तो वो भी बहुत जरूरी है, सामाजिक जागरूकता के अंदर आएगा। क्योंकि आज के डेट में बेटा और बेटियों में अंतर करना बहुत गलत बात है ना। लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं। ठीक है ना। तो सामाजिक जागरूकता में लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर
प्रभाव पड़ता है तथा इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों का उपाय भी किया जाता है। जैसे करते क्या है कि समाचार पत्र का प्रचार प्रसार करते हैं, पत्रिकाओं के द्वारा, दूरदर्शन यानी कि टीवी, पोस्टर या अन्य माध्यमों के द्वारा ना क्या किया जाता है कि जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, इससे समाज में परिवार नियोजन के द्वारा नियंत्रण के प्रति थोड़ा सा जागरूकता आ जाती है। जैसे इन सभी विधियों के बारे में जो हमने बताया, सामाजिक जागरूकता कब आएगी, इन सब के बारे में कब जानेंगे लोग, जब उनको बताया जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग तो इनके बारे में, खासतौर से गांव देहात के लोग, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे कम होते हैं ना, उस जगह पे ऐसी मतलब अफवाहें फैल जाती है कि ये जो यांत्रिक विधि है वो नहीं करना चाहिए, गलत है, सर्जिकल विधियां, है ना। तो ये सब गलत लोग मानते हैं। तो उनको अगर जागरूकता दिया जाए, जागरूकता फैलाई जाए, कैसे फैलाएंगे, तो प्रचार प्रसार से, समाचार पत्रों के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, इन सबों के द्वारा उनको तक जानकारी पहुंचाई जाए, तो शायद आने वाले टाइम में वो भी जागरूक हो जाए और जनसंख्या पर नियंत्रण कर सके। इसलिए सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। और दूसरा सामाजिक जागरूकता यह भी जरूरी है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है ना, लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अगर ये जान जाएंगे ना कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, हम दो हमारे दो बहुत है, तो वो काफी ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण में कारगर साबित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है ये लास्ट है। ठीक है ना, अब इसमें कुछ नहीं पढ़ना, तो ये आपका चैप्टर जो है ना जनन, ये खत्म हो गया। और आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया। हाँ, एक बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें द्विलिंगी समझ में नहीं आया। ठीक है ना, द्विलिंगी, है ना, पहले आपको बताए थे, एक बार जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, द्विलिंगी किसे कहते हैं। ठीक है ना, देखिए, वैसे जीव जिसमें कि नर और मादा दोनों का गुण होता है उसे द्विलिंगी कहते हैं। अर्थात कि एक ही जीव के अंदर, एक ही व्ययिष्ट के अंदर नर का भी गुण होगा और मादा का भी गुण होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विलिंगी, या फिर उसे ही उभयलिंगी भी कहते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत केचुआ आता है, ठीक है ना, घोंघा आता है, और भी कई प्रकार के जीव जो होते हैं वह द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, तो आज भर इतना ही, बाकी जो चैप्टर्स आने वाले हैं वह नेक्स्ट क्लास से शुरू किया जाएगा। थैंक यू।